अरे वाह! आज हमारे सामने जो सामग्री है वो महाराष्ट्र बोर्ड के इतिहास की किताब के अध्याय 6 से है, मनोरंजन और इतिहास। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं इतिहास मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ और राजा महाराजा, पर मनोरंजन यानी हमारी मौज मस्ती, ये भी तो इतिहास का हिस्सा है। सही कहा। ये हमारी संस्कृति को भी दिखाता है और ये चैप्टर है भी महाराष्ट्र बोर्ड का। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बातें एसएससी परीक्षा के लिहाज से खास हैं उन पर भी थोड़ा गौर करें। हाँ जरूर। तो आज हम महाराष्ट्र में मनोरंजन के अलग अलग रंग देखेंगे और समझेंगे कि ये वक्त के साथ कैसे बदले और इनका इतिहास से क्या लेना देना है। बहुत बढ़िया। हमारे पास इस चैप्टर के कुछ हिस्से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें क्या जानकारी छुपी है। सबसे पहला सवाल तो यही है एक्सपर्ट, कि आखिर मनोरंजन चाहिए ही क्यों? मतलब इसकी जरूरत क्या है? ये बहुत बुनियादी सवाल है। देखिए, एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी के लिए ना स्वस्थ मनोरंजन बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, ये रोजमर्रा की जो बोरियत होती है उसको दूर करता है, मन को एकदम फ्रेश कर देता है। हाँ ये तो है, काम से थककर कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है। बिल्कुल। और इससे होता क्या है कि आपके काम करने की ताकत, मतलब कार्य क्षमता, वो भी बढ़ जाती है। और जो हमारे शौक होते हैं या खेल कूद है, ये सब भी तो मनोरंजन ही है। सही। तो ये सिर्फ टाइम पास नहीं, एक जरूरत है। चलिए अब महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। यहाँ की लोक कलाओं की तो बड़ी धूम है। कीर्तन का नाम सबसे पहले आता है। ये क्या है? कीर्तन, हाँ, ये महाराष्ट्र की भक्ति और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसकी दो खास परंपराएं हैं। दो? कौन कौन सी? एक है नारदीय कीर्तन और दूसरी है वारकरी कीर्तन। नारदी और वारकरी, इनमें फर्क क्या है? नारदीय कीर्तन में ज्यादातर एक ही कलाकार होता है, सोलो परफॉर्मेंस जैसा। उसे हरिदास या कथाकार बुआ कहते हैं। अच्छा, एक ही व्यक्ति? हाँ, और वो गाता भी है, वाद्य भी बजाता है, नाचता भी है, कहानी भी सुनाता है, थोड़ा हास्य विनोद भी करता है। इसके दो भाग होते हैं, पूर्व रंग और उत्तर रंग। पूर्व रंग और उत्तर रंग ये क्या है? पूर्व रंग में वो किसी भक्ति के विषय को समझाते हैं और उत्तर रंग में उसी बात को समझाने के लिए कोई कहानी या उदाहरण देते हैं। ये अक्सर मंदिरों में होता है। समझ गया। तो ये काफी हुनर वाला काम है। और वारकरी कीर्तन? वारकरी कीर्तन ज्यादा सामूहिक होता है, ग्रुप परफॉर्मेंस। उसमें बहुत सारे भक्त मिलकर साथ में भजन अभंग गाते हैं। वहाँ सबका साथ में गाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक इंडिविजुअल फोकस और एक कम्युनिटी फोकस। दिलचस्प है। क्या समय के साथ कीर्तन बदला भी? हाँ बिल्कुल बदला। खासतौर पर जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब राष्ट्रीय कीर्तन का एक नया रूप सामने आया। राष्ट्रीय कीर्तन मतलब देशभक्ति वाले कीर्तन? हाँ बिल्कुल। उसमें फिर स्वतंत्रता सेनानियों की, समाज सुधारकों की, वैज्ञानिकों की कहानियां सुनाई जाने लगी, लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए। महात्मा फुले के सत्यशोधक समाज ने भी कीर्तन को सामाजिक जागरूकता फैलाने का माध्यम बनाया। अच्छा। और संत गाडगे महाराज का भी नाम आता है? हाँ, संत गाडगे महाराज ने तो कमाल ही किया। उन्होंने अपनी खास शैली में कीर्तन के जरिए सफाई, अंधविश्वास मिटाने जैसे विषयों पर लोगों को जगाया। वाह। तो कीर्तन सिर्फ पूजा पाठ नहीं, समाज सुधार का भी जरिया बना। इसमें कोई खास पॉइंट जो स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए? हाँ, एक नाम जरूर याद रखें, संत नामदेव। उन्हें महाराष्ट्र का पहला मतलब आद्य कीर्तनकार माना जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है। ओके, संत नामदेव पहले कीर्तनकार, नोटेड। कीर्तन के बाद ललित का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? ललित भी एक काफी पुराना मनोरंजन का तरीका है महाराष्ट्र का, खासकर गोवा और कोंकण साइड में ज्यादा चलता है। अच्छा, कोंकण में? हाँ, ये ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर होता है। इसमें एक तरह से नाटक जैसा होता है, जिसमें देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सब ठीक रहे। कुछ लोग मानते हैं कि जो आज का मराठी नाटक है ना, उसकी जड़ें शायद ललित जैसी पुरानी कलाओं में है। इंटरेस्टिंग। नाटक का पूर्वज जैसा। और भारूड, ये नाम भी अलग है। भारूड, हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। आप इसे एक तरह का म्यूजिकल थिएट्रिकल प्रवचन कह सकते हैं। म्यूजिकल प्रवचन? हाँ, मतलब इसमें गाने, नाटक और एक्टिंग के जरिए कोई आध्यात्मिक या नैतिक बात समझाई जाती है। रोड शो जैसा? हाँ, संत एकनाथ के भारूड तो बहुत ही फेमस हुए। क्यों? क्या खास था उनमें? संत एकनाथ की खासियत थी कि वो गहरी बातें भी बड़े आसान, नाटकीय और मजाहिया अंदाज में कह देते थे। तो आम लोगों को मजा भी आता था और सीख भी मिल जाती थी। उनका मकसद ही लोगों को अलग अलग विषयों पर सिखाना था। क्या बात है, मनोरंजन के साथ ज्ञान। बढ़िया।
अब आते हैं उस नाम पर जो शायद महाराष्ट्र की लोक कलाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तमाशा। तमाशा, हाँ, इसका नाम तो सबने सुना होगा। बहुत ही रंगीन और जीवंत कला है ये। और पता है, ये तमाशा शब्द असल में फारसी का है। अरे, फारसी का? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मन को खुश करने वाला नजारा या कोई दिलचस्प दृश्य। ये करीब 18वीं सदी में महाराष्ट्र में एक अलग कला के रूप में उभरा। इसमें आपको लोक कला और क्लासिकल आर्ट दोनों का मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, मिक्सचर है ये। इसकी भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, संगीत बारी और ढोलकीचा फड़ तमाशा। संगीत बारी और ढोलकीचा फड़। हाँ, संगीत बारी में जैसा नाम से ही लग रहा है, नाच गाने पर ज्यादा जोर होता है, ड्रामा कम। लेकिन ढोलकीचा फड़ में कहानी, एक्टिंग, मतलब नाटक वाला हिस्सा ज्यादा अहम होता है। और बाद में तमाशा में वग जुड़ गया। वग यानी एक छोटी सी नाटिका जो अक्सर कॉमेडी होती है और लोगों को बहुत हंसाती है। अच्छा, वग। हाँ, और पारंपरिक तमाशा शुरू होता है गणेश जी की वंदना से, जिसे गण कहते हैं। फिर गवलन होती है, जिसमें कृष्ण लीला के सीन होते हैं। तो शुरुआत भक्ति से होती है। ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड है। आजकल भी तमाशा होता है? हाँ, रूप बदला है, लेकिन तमाशा आज भी जिंदा है। और इसकी स्टाइल इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में मॉडर्न मराठी नाटकों में भी इसके एलिमेंट लिए गए। जैसे विच्छा माझी पूरी करा या गाढवाचं लग्न जैसे नाटक ये तमाशा पर ही बेस्ड है। सही। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखें? फारसी शब्द और 2 टाइप, संगीत बारी और ढोलकीचा फड़। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक और नाम, पोवाड़ा। इसके बारे में सुना है कि इसमें वीरता की बातें होती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। पोवाड़ा मतलब वीर गाथा। इसमें कहानी और कविता, मतलब गद्य और पद्य, दोनों मिलाकर वीरों की कहानियां सुनाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, और अंदाज बड़ा जोशीला होता है, सुनने वालों में जोश भरने वाला। वीर पुरुषों और महिलाओं की बहादुरी के किस्से। कोई फेमस पोवाड़ा याद है? सबसे मशहूर तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हैं, जैसे अफजल खान वध पर अज्ञानदास शाहीर का पोवाड़ा, या तानाजी मालूसरे की सिंघड़ लड़ाई पर तुलसीदास शाहीर का पोवाड़ा। ये बहुत फेमस है। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं, अंग्रेजों के टाइम में उमाजी नायक, चापेकर बंधुओं जैसे क्रांतिकारियों पर भी पोवाड़े बने। और जब महाराष्ट्र राज्य बनाने का आंदोलन चल रहा था, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, तब भी शाहिरों ने पोवाड़ों से माहौल बनाया था। तो पोवाड़ा मतलब वीरता का गायन। हाँ, जो शिवाजी महाराज से लेके आधुनिक महाराष्ट्र तक फैला है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, ये इसका मुख्य उद्देश्य और ऐतिहासिक फैलाव है। लोक कलाओं की ये दुनिया तो वाकई रंगीन है। अब जरा महाराष्ट्र के नाटक यानी रंगमंच की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? महाराष्ट्र में नाटक की परंपरा भी बहुत पुरानी है। अगर बहुत पीछे जाएं तो तंजौर के जो भोसले राजा थे, उन्होंने नाटक को काफी बढ़ावा दिया। तंजौर में? महाराष्ट्र से दूर? हाँ, लेकिन भोसले शासक थे। पर जिसे हम आज का मराठी थिएटर कहते हैं, मॉडर्न मराठी थिएटर, राइट, उसकी शुरुआत का क्रेडिट जाता है विष्णुदास भावे को, 19वीं सदी में। विष्णुदास भावे, ये नाम याद रखना होगा, मराठी रंगमंच के जनक। बिल्कुल। उन्होंने ही पहला मराठी नाटक सीता स्वयंवर सांगली में स्टेज पर किया था। अच्छा, क्या तब नाटक लिखे हुए होते थे, मतलब पूरी स्क्रिप्ट? शुरुआत में नहीं, कहानी पता होती थी, लेकिन एक्टर्स काफी डायलॉग मौके पर ही बना लेते थे, इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ। पूरी स्क्रिप्ट लिखने का चलन बाद में आया। विजय कीर्तने पहले थे जिन्होंने 1861 में थोरले माधवराव पेशवे नाटक की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और छपवाई भी। तो यहाँ से स्क्रिप्टेड प्ले का दौर शुरू हुआ। अच्छा, तो कीर्तने ने स्क्रिप्ट की शुरुआत की, फिर संगीत नाटक आए जिनका बड़ा नाम है मराठी थिएटर में। ओह, संगीत नाटक, उसने तो मराठी रंगमंच की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि 19th सेंचुरी के आखिर में नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक, खासकर ख्याल गायकी, महाराष्ट्र में पॉपुलर होने लगी। किसके जरिए? इसमें बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर का बड़ा हाथ था। फिर उस्ताद अल्लादिया खां, अब्दुल करीम खां, रहमत खां जैसे बड़े गवैयों ने यहाँ माहौल बनाया। इसी बैकग्राउंड में संगीत नाटक शुरू हुए। तो इसमें संगीत भी उतना ही अहम था जितना नाटक? हाँ, बिल्कुल। कहानी के साथ साथ गाने भी, और किर्लोस्कर मंडली जैसी कंपनियों ने इसे बहुत पॉपुलर बनाया।
उस दौर के कुछ हिट नाटक कौन से थे? कई थे, जैसे गोविंद बल्लाळ देवल का संगीत शारदा। ये बहुत फेमस हुआ। इसमें उस टाइम की एक सामाजिक प्रॉब्लम, बूढ़े आदमियों से छोटी लड़कियों की शादी, उस पर बड़े मजेदार ढंग से कमेंट किया था। अच्छा, सोशल कमेंट्री भी थी। हाँ, फिर श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर का मूक नायक, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का कीचक वध और राम गणेश गडकरी का एकच प्याला, ये सब माइलस्टोन है मराठी थिएटर के। कीचक वध का आपने नाम लिया, सुना है इसका कोई छुपा हुआ मतलब भी था, अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। खाडिलकर ने महाभारत के कीचक वध की कहानी ली, लेकिन उसे उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया। कैसे? कीचक को बना दिया वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन का प्रतीक। द्रौपदी बन गई बेबस भारत माता। युधिष्ठिर मतलब नरम दल वाले नेता, और भीम मतलब गरम दल वाले जोशीले राष्ट्रवादी। अरे वाह, ये तो बड़ा गहरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, लोग समझ गए और नाटक सुपर हिट हो गया। हालांकि बाद में सरकार ने इसे बैन भी कर दिया था। तो परीक्षा के लिए कीचक वध का ये सिंबोलिज्म और खाडिलकर, देवल, गडकरी जैसे नाम और उनके नाटक जरूर याद रखने चाहिए। निश्चित रूप से। इनके अलावा भी आचार्य अत्रे, साष्टांग नमस्कार, वसंत कानेटकर, रायगडाला जेव्हा जाग येते, विश्राम बेडेकर, टिळक आणि आगरकर जैसे कई बड़े नाटककार हुए। और एक्टर्स में तो बाल गंधर्व नारायण राव राजहंस, गणपत राव जोशी, केशव राव भोसले, चिंतामणराव कोल्हटकर, गणपतराव बोडस, ये सब लेजेंड्स हैं। और आज के समय के नजदीक आए तो नट सम्राट, इसका जिक्र तो अक्सर होता है। हाँ, नट सम्राट ये मॉडर्न मराठी क्लासिक है। लिखा है महान कवि वीवा शिरवाडकर कुसुमाग्रज ने। ये किस पर आधारित है? ये शेक्सपियर के किंग लेयर से प्रेरित है। कहानी एक बूढ़े थिएटर एक्टर गणपतराव बेलवलकर की है। कहते हैं कि ये किरदार बनाते समय कुसुमाग्रज के मन में पुराने एक्टर गणपतराव जोशी और नाना साहेब फाटक की छवि थी। तो नट सम्राट, लेखक कुसुमाग्रज, प्रेरणा, किंग लेयर, ये भी जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। नाटक से आगे बढ़े तो सिनेमा आता है, एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जिसने सब बदल दिया, कला और तकनीक का संगम। एकदम सही। सिनेमा ने तो मनोरंजन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पहले मूक फिल्में थी बिना आवाज के। हाँ, साइलेंट मूवीज। फिर आवाज आई, साउंड रिकॉर्डिंग हुई, तो सवाक फिल्में यानी टॉकीज का दौर शुरू हुआ। और भारत में सिनेमा की शुरुआत में महाराष्ट्र का रोल तो बहुत ही बड़ा रहा है। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जन्मभूमि है। खास तौर पर दादा साहेब फाल्के का नाम लेना होगा। हाँ, दादा साहेब फाल्के। उन्होंने 1913 में भारत की पहली पूरी लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। इसीलिए उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक या फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। और मुंबई तो आज भी फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर है। बिल्कुल, तब से लेकर आज तक। फाल्के के अलावा माधवराव पटवर्धन और कल्याण के हरिश्चंद्र सखाराम भाटवडेकर यानी सावे दादा, इनका भी शुरुआती सिनेमा में बड़ा योगदान है। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी नाम है दादा साहिब फाल्के और उनका योगदान भारतीय सिनेमा का जनक। हाँ, ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो फिल्मों के कितने ही प्रकार हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्री है, एड फिल्में हैं, बच्चों की फिल्में, कहानी वाली फीचर फिल्में, और बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन जैसे कितने ही स्टूडियोज ने इसे आगे बढ़ाया। ये सब सुनकर लगता है कि मनोरंजन सिर्फ देखने सुनने की चीज नहीं, इसमें करियर के भी तो मौके होंगे, खासकर इतिहास के छात्रों के लिए। यह आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मनोरंजन इंडस्ट्री में चाहे वो थिएटर हो या सिनेमा, इतिहास के जानकारों के लिए बहुत स्कोप है। अच्छा, किस तरह का स्कोप? देखिए, मान लीजिए कोई पीरियड ड्रामा बन रहा है, ऐतिहासिक नाटक, तो स्टेज का सेट कैसा होगा, कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, माहौल कैसा होगा, ये सब उस जमाने के हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, ऑथेंटिक लगना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ इतिहास जानने वाले लोग आर्ट डायरेक्टर की टीम में या सलाहकार के तौर पर बहुत काम आ सकते हैं। उन्हें पता होता है कि उस जमाने की वास्तुकला कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। और फिल्मों में? फिल्मों में तो ये और भी बड़े स्केल पर होता है। आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, हर चीज पीरियड के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ इतिहासकारों की जरूरत पड़ती है। रिसर्च के लिए? हाँ, रिसर्च और सलाह के लिए। इसी तरह जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, उन्हें भी मदद चाहिए होती है। उस दौर की भाषा कैसी थी, लोग कैसे बोलते थे, रीति रिवाज क्या थे, इन सब में इतिहास और भाषा के एक्सपर्ट्स मदद करते हैं।
मतलब इतिहास की पढ़ाई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल, इतिहास के छात्रों के लिए यहाँ काफी प्रोफेशनल अवसर है। तो आज हमने महाराष्ट्र के बहाने मनोरंजन की एक लंबी यात्रा की। कीर्तन, ललित, भारुड, तमाशा, पोवाड़ा से लेकर नाटक और फिर सिनेमा तक। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास को देखने का एक अलग नजरिया भी है। बिल्कुल, हमने देखा कि ये कलाएं कैसे समाज के साथ जुड़ी रहीं, कैसे बदलीं और कैसे उन्होंने समाज को बदला भी। और ये भी साफ हुआ कि इतिहास का ज्ञान इन क्रिएटिव फील्ड्स के लिए कितना जरूरी है। हमने कोशिश की कि परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट्स जैसे लोक कलाएं, मराठी थिएटर के माइलस्टोन्स, खास नाटक, दादा साहब फाल्के का योगदान, ये सब कवर हो। आज की चर्चा का सार यही है कि मनोरंजन और इतिहास एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। मनोरंजन सिर्फ वक्त गुजारना नहीं बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को समझने का एक तरीका भी है। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे इन पुरानी कलाओं ने अपने समय के समाज को दिखाया, उसे प्रभावित किया, क्या आज के जमाने के जो मनोरंजन के नए तरीके हैं, वेब सीरीज, सोशल मीडिया कंटेंट, गेम्स, क्या ये भी भविष्य के इतिहासकारों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य ही बताएगा।